नमस्ते विद्यार्थियों, डॉक्टर कीर्ति की हिंदी की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए कक्षा 9वीं हिंदी लोकवाणी इसकी दूसरी इकाई से तीसरी कविता ग्राम देवता यह स्वाध्याय के लिए लेकर आई हूँ, जिसे लिखा है डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने। यह पठनार्थ के अंतर्गत आती है। ग्राम देवता इस कविता की व्याख्या वाला अर्थात एक्सप्लेनेशन वाला जो वीडियो है मैं अपने चैनल डॉक्टर कीर्ति हिंदी की दुनिया पर ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। आप एक्सप्लेनेशन के लिए उस वीडियो को देख सकते हैं। आइए आज हम इसके स्वाध्याय को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आपको ये दिया हुआ है पेज नंबर 34 पर, आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 34 पर, और उसमें पहला क्वेश्चन है लेखनीय के अंतर्गत किसी ऐतिहासिक स्थल की सुरक्षा हेतु आपके द्वारा किए जाने वाले प्रयत्नों के बारे में लिखिए। आइए हम इसके बारे में देखते हैं क्या लिख सकते हैं। मैंने इस तरीके से लिखा हुआ है, आप इसको लिख सकते हैं। ऐतिहासिक स्थलों की सुरक्षा या संरक्षण में किसी एक व्यक्ति की भूमिका नहीं होती। जैसे कि आप ऐतिहासिक स्थलों के बारे में जानते ही होंगे कि जो हमारे पूर्वजों ने अर्थात कई पीढ़ियों पहले, सदियों पहले जो चीज़ें बनाई हुई होती हैं और उनकी सुरक्षा आने वाली अगली पीढ़ियों को करना होती है, ऐसे स्थलों को हम ऐतिहासिक स्थल कहते हैं। ये हमें हमारे इतिहास के बारे में जानकारी देते हैं, हमारे पास्ट के बारे में बताते हैं, हमारे देश के पास्ट के बारे में बताते हैं। तो ऐसे स्थलों की सुरक्षा ये हमारा कर्तव्य हो जाता है। तो हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए, हम अगर किसी ऐतिहासिक स्थल पर जाएंगे तो उसके सुरक्षा के लिए हम लोग क्या प्रयत्न करेंगे, ये हमें इसके अंदर लिखना है। तो ऐतिहासिक स्थलों की सुरक्षा या संरक्षण में किसी एक व्यक्ति की भूमिका नहीं होती। यानी ऐतिहासिक स्थलों की जब सुरक्षा की बात आती है तो किसी एक व्यक्ति के बस की बात वो नहीं होती। पहली बात तो कोई भी एक व्यक्ति हमेशा किसी एक ऐतिहासिक स्थल की देखने के लिए उसको नहीं जाएगा, इसलिए वो हमेशा उस चीज़ का ध्यान नहीं रख सकता। लेकिन जब वो वहाँ जाए तो उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि ये किसी एक के हाथ का तो काम नहीं है, सभी लोग जाते हैं तो सभी का है। कई विशेषज्ञों की देखभाल इन्हें सुरक्षित रखती है। अब ऐतिहासिक स्थलों की सुरक्षा के लिए, उसकी देखभाल के लिए, उसके रंग रोगन के लिए एक विशेषज्ञों की जो है टीम बनाई जाती है जो इसको सुरक्षित रखती है। इसे नुकसान पहुंचाने वाले हम लोग ही होते हैं, यानी जो हम पर्यटक लोग जो वहां घूमने जाते हैं, देखने जाते हैं, ऐसे लोग ही उन स्थानों को जो है ऐतिहासिक स्थानों को नुकसान पहुंचाते हैं, जबकि इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारे कंधों पर भी होती है ना। तो इसकी जो सुरक्षा है, इस प्रकार की जिम्मेदारी हमारे कंधों पर भी होती है, पर हम वो न निभाते हुए क्या करते हैं, उस जगह को जो है नुकसान पहुँचाते हैं। तो इसलिए मैं जब भी किसी ऐतिहासिक स्थल पर जाऊंगा तो कई बातों का विशेष रूप से ध्यान रखूंगा। जैसे उन इमारतों पर कहीं भी कुछ नहीं लिखूंगा, है ना। बहुत से लोगों की आदत होती है कि जाकर अपने नाम लिख देते हैं, तो वो नहीं लिखूंगा। खाने के सामान और प्लास्टिक का कचरा नहीं करूंगा। हम देखते हैं कि पर्यटक जो है खाने के लिए ऐतिहासिक स्थलों पर बहुत कुछ लेकर जाते हैं और वो वहीं पर फेंक कर आ जाते हैं प्लास्टिक वगैरह, तो वो नहीं करूँगा। उस इमारत को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा, यानी वो जो इमारत है या जो भी बिल्डिंग है या जो भी स्थल है उसको नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, और दूसरे लोगों को भी इसकी सुरक्षा के प्रति प्रेरित करूंगा, यानी दूसरे लोगों को भी बताऊंगा कि इसकी सुरक्षा की जाए, इस पर कहीं कुछ लिखा न जाए, कचरा न फेंका जाए, तोड़ फोड़ न की जाए। इस तरह से जब भी किसी कार्य को प्रारंभ करना हो तो उसकी शुरुआत अपने स्वयं से करनी चाहिए। यानी जब हम अगर बोल रहे हैं कि ऐतिहासिक स्थल की सुरक्षा करनी है तो उसकी शुरुआत हमें अपने से करनी चाहिए। और ये स्थल तो हमारी प्राचीन सभ्यता और संस्कृति से प्राप्त हमारी विरासतें हैं। जैसे हमें हमारे परिवार में विरासत में कुछ चीज़ें प्राप्त होती है, वैसे हमारा देश भी तो हमें विरासत में देता है कुछ, है ना। वो हमारी संस्कृति देता है, हमारी सभ्यता देता है, हमें इसे ऐतिहासिक स्थल देता है जिससे हम हमारी सभ्यता के बारे में जान सकते हैं। जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता है, हमें कैसे पता पड़ा, जब वो खुदाई के अंदर निकली, फिर उसका जो है सुरक्षा उसकी की गई, उसको संभाल कर रखा गया, तब आज हम उस सभ्यता के बारे में जान पाए। वहीं से हमारे भारतीय सभ्यता की जो है शुरुआत हो जाती है। उसके बाद में संस्कृति, उस समय वहाँ के लोग कैसे थे, उनका रहन सहन कैसा था, खान पान कैसा था, उनका उद्योग व्यापार ये सब क्या था, सब हम वहाँ उसी से जान पाते हैं। तो इसे संभालना हमारा कर्तव्य है, तभी तो आगे आने वाली पीढ़ी इसको देख पाएगी और हमारे देश को समझ पाएगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके इसमें दिया हुआ है,
संभाषणीय के अंतर्गत, संभाषणीय में ये दिया है, प्राकृतिक सौंदर्य का सच्चा आनंद आंचलिक अर्थात ग्रामीण क्षेत्र में ही मिलता है। चर्चा कीजिए। आइए इसको देख लेते हैं किस तरीके से लिख सकते हैं हम। प्राकृतिक सौंदर्य का सच्चा आनंद, यानी प्रकृति का जो सौंदर्य है, नेचर का जो सौंदर्य, ब्यूटी है, उसका जो सच्चा आनंद है वो हमें ग्रामीण क्षेत्र में, गाँवों में ही मिल सकता है। उसे हम आंचलिक भाग भी बोलते हैं। तो इसी के ऊपर हमें चर्चा करनी है। आइए हम इसको देखते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र आज भी सौंदर्य से भरपूर है, यानी गाँव जो हमारे हैं, यानी भारत जो है गाँव का देश है। यहाँ पर गाँव में आज भी सुंदरता, यानी नेचर से भरपूर सौंदर्य हमें वहाँ पर देखने को मिलता है। और विशेष रूप से प्राकृतिक सौंदर्य का सच्चा आनंद हमें अंचलों में ही मिलता है, अर्थात गाँव में ही मिलता है। चारों ओर फैली हुई हरियाली, खेतों में लहलहाती फसलें, स्वच्छ हवा और सादगीपूर्ण जीवन इसकी सुंदरता में चार चांद लगा देते हैं। यानी वहाँ जो लोग मेहनत करते हैं, उनकी मेहनत से जो खेतों में फसलें लहलहाती है, वो हरियाली देखकर, वहाँ की एकदम स्वच्छ हवा में जाकर और वहाँ के लोगों का सादगीपूर्ण रहन सहन और व्यवहार और उनका जीवन देखकर, वो ये सब चीज़ें उसकी सुंदरता में, अर्थात गांव की सुंदरता में चार चांद लगा देती है। सुबह का सुकून भरा सूर्योदय मन को प्रसन्न कर देता है। सूर्योदय सभी जगह पर समान होता है, लेकिन जब हम गांव में जाते हैं तो गांव से वो सूर्योदय हमें बड़ा सुकून भरा दिखाई देता है, बड़ा शांत दिखाई देता है। जबकि हम अगर शहरों में सूर्योदय देखें तो हमें देखने को ही नहीं मिलता, सुबह से भागा दौड़ी मच जाती है। और इसीलिए जो है गांव का जो सूर्योदय है वो मन को प्रसन्न कर देता है, बड़ा सुकून भरा होता है, नई ऊर्जा से भर देता है। यानी जब हम उसको देखते हैं तो हमारे अंदर नई ऊर्जा भर जाती है, यानी नए कार्य को करने के लिए हम एनर्जी से भरपूर हो जाते हैं। पक्षियों के कलरव से वातावरण और भी प्रसन्न हो जाता है। सुबह सुबह वहाँ पर हमें पक्षियों के कलरव की आवाज़ सुनाई देती है, चिड़ियों की चींची वगैरह सुनाई देती है। तो ये इससे वातावरण जो है और सुंदर हो जाता है और प्रसन्न चित्त हो जाता है मन। नदियों का स्वच्छ जल कलकल बहता हुआ हमें जीवन के नए राग सुनाता है। नदियों का जो जल है वो कलकल बहता है, एकदम स्वच्छ जल जो है नदियों के पानी का होता है। तो नदियों का पानी जो होता है एकदम स्वच्छ होता है, तो वो हमें जीवन के नए राग सुनाता है। क्या सुनाता है? क्योंकि वो बहता रहना उसका काम है, आगे बढ़ता रहना उसका काम है, वो हमें नित्य आगे बढ़ते रहना ही सिखाता है। वहीं ठंडी हवाएं मन के साथ साथ मस्तिष्क को भी तरोताज़ा कर देती है। यानी गांव में जो है सुंदरता प्राकृतिक रूप से इतनी ज़्यादा होती है कि वहाँ की हवाएं भी बड़ी ठंडी और मन को मोह लेने वाली होती है। मन के साथ ही साथ हमारा दिमाग अर्थात मस्तिष्क भी तरोताज़ा कर देती है। आगे हम देखते हैं कि शहरों के प्रदूषण भरे माहौल से दूर कुछ समय गांव में बिताने पर हमें महसूस होता है कि प्राकृतिक सौंदर्य का सच्चा आनंद तो गांव में ही है। शहरों में तो हम क्या करते हैं, हम बेवजह ही शहर की चमक दमक भरे माहौल से आकर्षित होकर शहरों की ओर जाकर सच्चे आनंद से दूर होते चले जा रहे हैं। यानी हम क्या करते हैं, शहरों की तरफ क्यों आते हैं, यहाँ की चमक दमक देख कर आते हैं। लेकिन यहाँ की चमक दमक हमें अच्छा स्वास्थ्य नहीं दे सकती, मन को प्रसन्नता नहीं दे सकती, चैन नहीं दे सकती, सुकून नहीं दे सकती, जो हमें गाँव में मिल सकता है। तो आइए हम आगे देखते हैं इसके अंदर क्या है। आपको कल्पना पल्लव के अंतर्गत दिया हुआ है एक क्वेश्चन। कल्पना पल्लव में आपको ये दिया हुआ है कि सबकी प्यारी सबसे न्यारी मेरे देश की धरती, इस पर अपने विचार लिखिए। अब कल्पना पल्लवन, अब पल्लवन का अर्थ अगर आपको पता हो, पल्लवन मतलब विस्तार करना, किसी भी छोटी सी चीज़ को जो है बड़ा कर कर लिखना है ना। जो आपको मुहावरों के तौर पर उक्तियाँ, मुहावरे या कोई सुक्ति या कोई सुवचन इसमें दिए हुए रहते हैं और उन्हें पढ़कर हमें उसका क्या करना पड़ता है, विस्तार करना पड़ता है। जैसे अगर 2 लाइन में लिखी हुई कोई चीज़ है, उसके लिए हमें 20 से 25 लाइनें लिखनी होती है, तभी हम उसे पल्लवन कहते हैं। और कल्पना पल्लवन क्यों कहा जाता है? कल्पना यानी इमेजिनेशन। आप उस चीज़ को इमेजिनेशन करते जाइए और उसका विस्तार करते जाइए, पल्लवन करते जाइए, है ना। आइए देखते हैं। मेरा देश भारत है, मैं भारत का वासी हूँ। यह वही देश है जिसे कृषि प्रधान देश भी कहा जाता है। यहाँ की 70% जनसंख्या आज भी गाँव में ही रहती है और अपनी धरती से सोना उगलवाती है। यानी कृषक जो खेती में फसलें उगाते हैं, फसलों से जो हमें अन्न और धान्य प्राप्त होता है, वो हमारी धरती से प्राप्त हुआ सोना
होता है। इस धरती को किसानों ने अपने खून से सींचकर सोना बना दिया है। ने भारत की जो धरती है इतनी उपजाऊ है और उस पर से हमारे भारतीय किसान वो इतने ज़्यादा मेहनती हैं कि उन्होंने अपने श्रम से, अपने मेहनत से, अपने परिश्रम से इसको सींच कर सोना बना दिया है। इसे उन्होंने अपने खून से सींचा है, अपने परिश्रम से सींचा है। भारत की धरती कई मायनों में भाग्यशाली है। जैसे यहाँ 6 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती है। दुनिया में कहीं भी इतनी ऋतुएं नहीं पाई जाती जितनी हमारे यहाँ भारत में पाई जाती है। और हम ये देखते हैं कि जो विश्व में कहीं और हमें नहीं दिखता, अलग अलग ऋतुएं हमें अलग अलग प्रकार से समृद्ध करती है। यानी अलग अलग ऋतु के अलग अलग मायने होते हैं, उस समय का हमारा रहन सहन खान पान अलग अलग होता है। तो हम 6 प्रकार की ऋतुओं में 6 प्रकार से रहते हैं, 6 प्रकार के कपड़े पहनते हैं, उसी प्रकार से हम ऋतु के अनुसार खाते हैं, ऋतु के अनुसार कपड़े पहनते हैं, ऋतु के अनुसार हमारे सब खेती में जो फसलें होती हैं, अन्न धान्य जो उगाए जाते हैं, बीज बोए जाते हैं, तो वह ऋतु के अनुसार बोए जाते हैं कि कौन सी ऋतु में कौन सी फसल ज़्यादा अच्छी होगी, उस हिसाब से बोए जाते हैं। तो कहने का मतलब हमें जो है प्रकृति ने एक प्रकार से जो है सोना हमारे हाथ में दे दिया है और इसीलिए हमारा जो देश है वो सबसे ज़्यादा भाग्यशाली देश है। तो हम बोलते हैं कि अलग अलग ऋतुएं हमें अलग अलग प्रकार से समृद्ध करती है ना। उसमें हम अलग अलग प्रकार से रहते हैं, अलग अलग प्रकार से हमें समृद्धि प्राप्त होती रहती है। हमारे देश का उत्तरी भाग हमारे देश का मुकुट है। जैसे हम उत्तर भारत जिसे कहते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर, उत्तरांचल, उत्तराखंड, ये सारे देश क्या है, पंजाब, ये सब क्या है, हमारे देश का मुकुट है। वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य देखते ही बनता है। उपजाऊ धरती के कारण आज हम अनाज में आत्मनिर्भर बन गए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ की धरती इतनी उपजाऊ है। जब हम अगर स्वतंत्रता के समय की बात करें तो उस समय हमारा जो देश है अनाज के मामले में आत्मनिर्भर नहीं था, क्योंकि किसानों के पास में उतनी सुख सुविधाएं प्राप्त नहीं थी। सुख सुविधाएं कहने का मतलब उन्हें जो खेती करने के लिए जो औजार लगते हैं, जैसे खेतों की जुताई करने के लिए, खेतों में बुआई करने के लिए, फसलों को काटने के लिए, ये सारे साधन उनके पास में निर्भर नहीं थे। और आज ये सारे साधन उनके पास उपलब्ध है और उस पर से हमारी धरती भी उपजाऊ है। तो आज हम अनाज के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन गए हैं। अब हमें कहीं से भी अनाज जो है मंगवाना नहीं पड़ता, किसी भी देश से हम अनाज नहीं मंगवाते हैं। तो कई प्रकार के खनिजों से भरी हुई मेरे देश की धरती प्राकृतिक संपदाओं से लबालब है। यानी हम यहाँ कहेंगे कि कई प्रकार के खनिज जैसे सोना, चांदी, पीतल, तांबा, कोयला, हीरे, इसके बाद में और कई प्रकार के खनिज है जो हमारे धरती के अंदर दबे पड़े हैं। तो हमारी जो धरती है, भारत देश है, मेरा जो देश है, उसकी जो धरती है वह प्राकृतिक संपदाओं से लबालब है, अर्थात भरी पड़ी है। इसलिए मुझे मेरे देश की धरती सबसे न्यारी और प्यारी लगती है। जय भारत, जय हिंद, है ना। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। आइए आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं किस तरीके से आपको दिया हुआ है। तो वो है पार्ट से आगे, और पार्ट से आगे में आपको दिया हुआ है ऑर्गेनिक सेंद्रिय खेती की जानकारी प्राप्त कीजिए और अपनी कक्षा में सुनाइए। अब ऑर्गेनिक खेती जो होती है उसको हिंदी में हम लोग सेंद्रिय खेती कहते हैं, ठीक है। आइए इसके बारे में हम देख लेते हैं क्या लिख सकते हैं। ऑर्गेनिक अर्थात सेंद्रिय खेती की जानकारी प्राप्त करें। इसके बारे में हम लिखेंगे, सेंद्रिय खेती कृषि की वह विधि है जिसमें रसायनों एवं उर्वरकों का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया जाता है। यानी जितने भी केमिकल्स होते हैं उनका उपयोग वहाँ पर किसी भी धरती की जो उर्वरा शक्ति है उसको बढ़ाने के लिए नहीं किया जाता, या फिर एकदम न्यूनतम होता है। यानी ऑर्गेनिक खेती में क्या होता है, या तो एकदम न्यूनतम रूप में इसका उपयोग होता है, बहुत न्यूनतम यानी एकदम कम, है ना। इस विधि में भूमि की उर्वरा शक्ति बनाए रखने के लिए फसल चक्र, हरी खाद, कंपोस्ट आदि का प्रयोग किया जाता है। फसल चक्र यानी एक के बाद एक अलग अलग तरह की फसलें लगाना। तो फसल चक्र यानी ये फसल लगाने के बाद में जो मिट्टी में जो उर्वरा शक्ति आ जाएगी उसके ऊपर कौन सी दूसरी फसल ली जा सकती है, उसके बाद में और तीसरी फसल उसके बाद में कौन सी अच्छी आ सकती है। इस तरीके से फसल चक्र जो है चलता रहता है, उसे सेंद्रिय खेती में उपयोग में लाया जाता है। हरी खाद यानी जो भी गीली खाद होती है उसे हम हरी खाद कहते हैं। कंपोस्ट आदि का प्रयोग किया जाता है, यानी जो भी खेती से निकलने वाले झाड़ों के पत्ते वगैरह या घर में से निकला हुआ खाने की झूठन, ये जितना भी
कूड़ा करकट रहता है उन सबको मिट्टी में दबा के उसका कंपोस्ट बनाया जाता है, उसका प्रयोग किया जाता है, लेकिन केमिकल का प्रयोग जो है वो नहीं किया जाता। सन 2000 के बाद से इस प्रकार की खेती का प्रचलन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। 2000 के पहले तक लोग इसको नहीं समझ पा रहे थे, क्योंकि जब हम आज़ाद हुए तो आज़ादी के बाद में हमें जो है आत्मनिर्भर बनना था, अन्न धान्य के मामले में आत्मनिर्भर बनना था, अनाज के मामले में आत्मनिर्भर बनना था। हमारे देश में हमारे देशवासियों को हमको खाना पेट भर के देना था, और उसके लिए धीरे धीरे जो है केमिकल का प्रयोग बढ़ता चला गया, और वो प्रयोग इतना ज़्यादा बढ़ गया कि जितना नहीं बढ़ना चाहिए था उतना ज़्यादा बढ़ गया, और अब उसका जो असर है वो हमारी सेहत के ऊपर दिखाई दे रहा है। इसलिए आज के समय में जो है सन 2000 से लोगों का ध्यान जो है सेंद्रिय खेती की तरफ अर्थात ऑर्गेनिक खेती की तरफ गया। फिर भी जो नॉर्मल हम सामान्य लोग जो होते हैं उनका ध्यान सन 2010 के बाद ही ऑर्गेनिक खेती की तरफ या ऑर्गेनिक चीज़ों को खाने की तरफ उनका कल जो है वो बढ़ा है। तो भारतीय बाज़ार में इसका उपयोग बढ़ा है, क्योंकि भारतीय बाज़ार में धीरे धीरे करके इसका उपयोग बढ़ा। तो 2010 के बाद हम देखते हैं कि इसका उपयोग काफ़ी मात्रा में बढ़ गया। आज हम सामान्य लोगों को इसके बारे में बात करते हुए देख सकते हैं। किसी चीज़ को के बारे में जब बात की जाती है तो अरे ऑर्गेनिक लेकर आना है ना, इस तरीके से हम देखते हैं। तो धीरे धीरे अब हम वापस से हमारी जो मतलब स्पीड है वो फिर से अब टर्न लेकर उसी जगह पे जा रही है जब हमने पहले खेती शुरू की थी, और हम जब उस समय केमिकल का उपयोग नहीं करते थे। तो अब जो है हमारे पास में भरपूर अनाज है, और अब हम फिर से सेंद्रिय खेती की ओर हमारा कदम बढ़ा सकते हैं। तो भारतीय बाज़ार में इसका उपयोग बढ़ा है। लोगों को सेंद्रिय खेती से प्राप्त खाद्य पदार्थों का महत्व भी समझ में आया है कि इससे जो है तबीयत ठीक रहती है, सेहत ठीक रहती है। इस खेती में जीवाश्म युक्त खाद का प्रयोग किया जाता है। इसमें जीवांश युक्त है ना, जीवांश क्या होते हैं, यानी जीवंत जो हम लोग बोलते हैं उसको अर्थवॉर्म्स वगैरह, इनसे तैयार किए जाते हैं इसमें डालने वाले खत, या फिर उसको आप बोलेंगे खाद, है ना, जिससे पर्यावरण प्रदूषण पर भी नियंत्रण होता है, यानी पर्यावरण में भी पॉल्यूशन नहीं होता। इसका एक ये भी महत्व हमें दिखाई देता है। तो विद्यार्थियों, आपको ग्राम देवता इसका ये जो स्वाध्याय है खूब अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछिए। मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि मिल बांट कर पढ़ने से ज्ञान बढ़ता है, कभी भी कम नहीं होता। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ में मिल बांट कर पढ़िए। ऐसे ही देखकर आगे मत बढ़िए। इसी के साथ में धन्यवाद, नमस्ते।